नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को एक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि यूसीसी के पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं भारत में, और साथ ही साथ यूसीसी को किन मॉडिफिकेशन के साथ आसानी से इंडिया में लागू किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सनल लॉ के लिए यूसीसी लागू करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क दें। यूसीसी को लागू करने में आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए आगे का रास्ता सुझाएं। हम आंसर की शुरुआत करेंगे यूसीसी को डिफाइन करते हुए कि यूसीसी क्या है। यूसीसी एक सिंगल लॉ है दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन थ्रू आउट द कंट्री फॉर पर्सनल लॉज। एक एकल कानून है यूसीसी जो पूरे देश में व्यक्तिगत कानूनों के लिए सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। अब ये व्यक्तिगत कानून कौन कौन से हैं? ये हो सकते हैं तलाक, मैरिज, डिवोर्स, अब कस्टडी, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस यानी ग्रहण और उत्तराधिकार का। उसके बाद हम बैकग्राउंड समझेंगे यूसीसी का कि यूसीसी की शुरुआत कब से होती है। तो जब 1835 में सेकंड लॉ कमीशन बनता है ब्रिटिश इंडिया में, उसकी रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि जो इंडिया में क्रिमिनल लॉज हैं उनको कोडिफाई करके एक कर देना चाहिए, लेकिन इसने हिंदू और मुस्लिम के जो पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाई करके एक करने के लिए सहमति नहीं दी। उसके बाद 1958 का जब क्वीन का प्रोक्लेमेशन आता है 1857 के विद्रोह के बाद, तो ये हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार भारत में जो पर्सनल लॉज हैं, हिंदू मुस्लिम के जो अपने पर्सनल कानून हैं, रिलीजियस लॉज हैं, उनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फिर 1941 में बनती है BN राव की अध्यक्षता में कमिटी जो कि हिंदू लॉ को कोडिफाई करती है 4 धर्मों के लिए, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन। ये चारों धर्म इसलिए एक साथ इंक्लूड किए गए क्योंकि इनका रीजन ओरिजिन एक ही माना जाता है कि चारों धर्म एक ही ओरिजिन से आए हैं। तो उसने फिर 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है 1941 की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे। तो ये तो हो गया यूसीसी का इंडिया में बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं कि केसेस कौन कौन से अभी आ रहे हैं न्यूज़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। तो सबसे पहला केस जो काफ़ी फेमस हुआ वो था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो केस। इस मामले, ये सारे केसेस हैं, इन मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये इनके पर्सनल लॉ को खारिज करते हुए एक प्रैक्टिकल अप्रोच इनको दी थी। तो सबसे पहला केस था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सभी समुदायों के पुरुषों को अपनी पत्नी, बच्चों, माता और पिता को भरण पोषण के लिए मुआवजा देना पड़ेगा। ये एक केस हमने डिस्कस किया। दूसरा केस था इंपॉर्टेंट केस सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो कि 1995 में आया था, और ये एक समुदाय में जो बाइगैमी या द्विविवाह से लड़ता था, तो उसके खिलाफ इसने अपना फैसला सुनाया था। फिर शायरा बानो केस आया था 2017 का जो कि काफ़ी फेमस रहा है फिलहाल में, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड केस था। इसमें भी तलाक की बिद्दत को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है यूसीसी से रिलेटेड हम ये देखेंगे। तो यूसीसी को पार्ट 4 में आर्टिकल 44 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पे रखा गया है, जिसको कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं मिली हुई है, यानी कि कोई वैधानिक समर्थन इसको नहीं मिला है फिलहाल में। स्टेट्स के अपनी मर्जी पे है कि वो इन्हें लागू करना चाहे या ना करना चाहे। स्टेट को ये कहा जाता है कि आपको इन्हें लागू करना चाहिए, पर वो बाधित नहीं है वैधानिक तौर पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं हम देखते हैं। तो पक्ष में सबसे पहला तर्क कहता है कि ये सोसाइटी में इक्वालिटी यानी महिलाओं के लिए समानता लाएगा सोसाइटी में, क्योंकि जो पुराने प्रथागत कानून हैं वो थोड़े से रिग्रेसिव यानी प्रतिगामी प्रकृति के हैं और ये महिलाओं का जो है दमन करते हैं, महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरा पक्ष का पॉइंट क्या है कि जो धर्मनिरपेक्षता जो कि अभिन्न समाज की एक रीढ़ है, यूसीसी को द्वारा उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, समाज में सेक्युलरिज्म की भावना आएगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जो जितने भी दुनिया के मॉडर्न नेशंस हैं उन सब ने एक यूनिफाइड सिविल कोड लाया हुआ है, तो इंडिया को भी अगर मॉडर्न सोसाइटी बनना है तो इंडिया को भी ऐसा ही कानून लाना चाहिए। फिर हम आगे का पॉइंट देखते हैं। चौथा तर्क कहता है कि एक जो सिंगल लॉ अगर होगा पर्सनल मैटर्स के लिए, क्योंकि अलग अलग समुदायों के अलग अलग अपने पर्सनल कानून हैं, तो अगर कोई एक सिंगल कानून होगा तो उससे लॉ को समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स कम होगी, क्योंकि जब भी अभी फिलहाल में ही जब चुनाव होने वाला था तो एक राज्य की सरकार ने कहा था कि अगर हम जीत जाते हैं तो यूसीसी लाएंगे, तो एक चुनावी मुद्दा भी है यूसीसी। तो इससे ये होगा अगर कि वोट बैंक पॉलिटिक्स को कम किया जा सकता है। फिर अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट है हम देखते हैं। तो गवर्नमेंट पे एक्यूजेशंस लगते हैं कि
यूसीसी ला करके सरकार पूरे देश को हिंदुनाइज करने की कोशिश कर रही है। ये एक आर्ग्यूमेंट हुआ। उसके बाद ये 25 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि अपने पर्सनल लॉज, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, अपने पर्सनल लॉज को मानने की अनुमति देता है, अपने रिलीजन को मानने की अनुमति देता है, उसके खिलाफ जाता है ये यूसीसी, क्योंकि फिर जो इंसान है वो अपने रिलीजन के लॉज को नहीं मान पाएगा। उसके बाद जो ट्राइबल ग्रुप्स, स्पेशली जो अपनी पुरानी कस्टम प्रैक्टिसेस जिनकी हैं, उनके लिए ये एक लॉ सही नहीं है, क्योंकि फिर वो अपनी प्रैक्टिसेस नहीं कर पाएंगे, जो उनके कस्टम्स हैं उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे यूसीसी से। और जो 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट है वो भी ये कहती है कि फैमिली लॉ में रिफॉर्म करना सही है, ना कि एक यूसीसी लाना। अगर आपको यूसीसी लाना है तो आप वो मत लाइए, आप फैमिली लॉ में रिफॉर्म करिए, 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है। ये हो गए तर्क हमारे विपक्ष में। अब हम वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे, हम बताएंगे किस तरीके से यूसीसी को लाया जा सकता है और समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने ये कहा है कि अगर यूसीसी लाना है तो आपको गोवा की लाइन्स पे लाना चाहिए। गोवा में यूसीसी है, और गोवा में यूसीसी जो है, जो पोर्टुगीज एक्ट था उसी का एक्सटेंशन है गोवा का यूसीसी। पोर्टुगीज 1967 का था, 1867 का पोर्टुगीज का जो एक्ट था उसी का एक्सटेंशन है यूसीसी गोवा का। तो गोवा का यूसीसी जैसा है उसी आधार पे आप यूसीसी लाइए अगर आपको देश में लाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा हुआ है कि यूसीसी तभी लाइए जबकि सोसाइटी जिस सेक्शन का जो सेक्शन है वो उसे वॉलंटरी एक्सेप्ट कर सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुझाव दिया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके पहले ही कि यूसीसी व्यू तो आना चाहिए, पर वो तभी आना चाहिए जब समाज का वर्ग स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर सके। और हम फिर लास्ट में अपना पॉइंट देंगे कि एक मिडल पाथ होना चाहिए यूसीसी को लागू करने के लिए। पहले तो कम्युनिटीज़ को ही बताना चाहिए, जो लोगों में एक तरीके से ये भावना है कि अगर यूसीसी आ गया तो उनसे उनके राइट्स छिन जाएंगे, उनका और रिप्रेशन होगा, हिंदुनाइज हो जाएगी सोसाइटी, तो ये नहीं होगा। उनको, कम्युनिटी को ये कन्विंस करना चाहिए सरकार को कि ऐसा लॉ उनका रिफॉर्म करेगा, ना कि उन्हें सप्रेस करेगा। तो पहले तो माइंडसेट बदलना चाहिए, तब जब लोग राज़ी हो जाएं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सजेस्ट किया है, तभी यूसीसी लाना चाहिए। और लाया जाए तो इस तरीके से लाया जाए जैसे गोवा में है, क्योंकि गोवा में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है यूसीसी की वजह से। तो इसी के साथ हम अपना आंसर पूरा करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और आगे आने वाले एग्जाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से आंसर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।